हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। बढ़िया तरीके से आपकी रेलवे वाले बच्चों की इसी चैनल पे तैयारी हो रही होगी। मैथ्स आप रेगुलर पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो। कल से तो आपका जीएस का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अब और क्या चाहिए, है ना। कल से आपकी जीएस की क्लास, साइंस की क्लास आपको वीक में 5 दिन मिलने वाली है। फिजिक्स की क्लास इस वीक में मिल जाएंगी आपको। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो फिर आओ फटाक से लाइव। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। पंकज आ चुके हैं, समीर आ चुके हैं, सुप्रिया आ चुके हैं, संजीव, M1, मिंटू, अरुण यादव, राहुल, अखिजीत और उसके बाद है चलो पंकज, नवनीत, राहुल। चलिए भाई, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप लोगों के लिए दो चीजें बता दूं, ध्यान से सुन लो। मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है इस रतन सीरीज में। और आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम जीएस की क्लासेस भी लग जाएं, तो कल से आपकी जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। साइंस की क्लास वीक में 5 दिन रहेगी यहाँ पे, है ना। तो वो सारे की सारी आज भी है, कल भी होगी, परसों नरसों आपका फिजिक्स का क्लास होगा। ठीक है बच्चा। तो आप लोगों ने जो जो बोला था सारी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती जा रही है। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बायोलॉजी की क्लास 3 नहीं देखी? क्योंकि आज जो है वो आज क्लास नंबर 4 है बच्चा। 3 क्लास में 2 क्लास में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, कॉन्सेप्ट बनते थे, वो करवाए थे। और एक क्लास में, लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। और आज भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए थे। आइए फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which is the descending sequence of human digestive tract? जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, कहां से शुरू होता है? पाचन तंत्र। मुंह जो आपका मुंह होता है, माउथ होता है, उसी से ही शुरू हो जाता है। और कहां पे जाके खत्म होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए आपका ओरल कैविटी या माउथ कैविटी से शुरू होके लास्ट में एनस तक जाकर, एनस जिसको हिंदी में हम गुद्दा कहते हैं, वहां पे जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो इस कंप्लीट ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इसी को आपका क्या कहते हैं? पाचन तंत्र या पाचन तंत्र वाले अंग कहते हैं। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि भाई कैसे कैसे माउथ में आपने खाना खाया है, वो कहां कहां जाता है। तो आप सब जानते हैं सबसे पहले खाना कहां खाया? माउथ में, मुंह में, या ओरल कैविटी में, है ना, या बकल कैविटी में। और माउथ का जो खाना होता है उसमें क्या होता है? आपने जैसे ही मुंह में खाना खाया, आपके दांत क्या करते हैं? उस फूड की कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, है ना, सब कर देते हैं। देन माउथ का फूड कहां जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। व्हाट इज फेरिंग्स? देखो इस फोटो में फेरिंग्स क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। वो उभयनिष्ठ मार्ग जहां पे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र मिलते हैं। जब भी तो आपको कभी कभी गैस हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाने के साथ अगर बहुत सारा क्या एयर चला जाता है फेरिंग्स के थ्रू, तो बच्चा क्या होता है? आपको पेट में जाके गैस भी हो जाती है ना। फिर आपको खाना खाने के तुरंत बाद डकार भी आती है। नेक्स्ट, उसके बाद खाना कहां जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक से खाना कहां जाता है? आप बताओगे बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। अब कौन सा सही होना चाहिए? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्टमक। नहीं, पहले बच्चा पेट में खाना आता है, फिर आंत में जाता है, जबकि ये गलत हो गया। ये देखो, फेरिंग, स्टमक, ड्यूडेनम, ईसोफेगस। ईसोफेगस तो पहले यहां आएगा, माउथ के बाद ईसोफेगस में जाता है। ये भी गलत। तो आपको जो सही वाला था वो ये सुनना था कि सबसे पहले आपका माउथ में खाना, माउथ से कहां? फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में। इस ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। इससे पेट में गया, पेट से छोटी आंतें, बड़ी आंत में एनस तक आपका फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर फटाक से दीजिए, है ना। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 5 साल के बच्चे के अंदर, वो बच्चा जो 5 साल का है, छोटा बच्चा ही है, उसमें कितने दांत होते हैं? तो बच्चों, मैंने आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा कि बच्चे में टोटल कितने दांत आते हैं। जो खरगोश के दांत, जो आप क्या बोलते हो, दूध के दांत। दूध के दांत कौन से होते हैं? ऐसे दांत जो अभी आए हैं, कुछ दिनों के बाद टूट जाएंगे और उनके बाद क्या उसकी जगह नए आकर परमानेंट टीथ बनते हैं। तो हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक आप जब छोटे बच्चे थे तो आप में दांत आए, फिर आप
थोड़े से बड़े हो गए तो वो दांत टूट गए और फिर वापस उनकी जगह आए। तो दूध के दांत कितने आते हैं? 20 दूध के दांत आते हैं। अब बच्चों टोटल कितने दांत होते हैं? 32। तो यहां से क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं? तो दूध के दांत जो 20 होते हैं ये हमें लाइफ में ट्वाइस आते हैं, 2 बार आते हैं। अब 32 माइनस 20 बचा कितना? 12। तो 12 दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है जो बहुत बार आते हैं। तो 20 दांत दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं। ये टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए हैं, फिर टूट जाएंगे ये, है ना। अब इस 20 में कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन का आंसर तो आपका 20 हो गया। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना, अगले 4-5 क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे लगातार। देखो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर्स को हिंदी में बोलते हैं कृतक, रदनक, कैनाइन जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है चबाने वाला, आगे वाले चबाने वाले, और मोलर को बोलते हैं चवर्णक, पीछे वाले चबाने वाले। अब दूध के दांत में 20 में कौन कौन से होते हैं वो सुनो। 8 इंसीजर होते हैं दूध के दांतों में, 4 कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चे में प्रीमोलर आता ही नहीं है, और ये क्वेश्चन इतनी बार आता है एग्जाम्स में और आप लोग फिर भी गलत करके आ जाते हो, है ना। और 8 कितने होते हैं बच्चे के अंदर? मोलर। तो 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए? 20। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? बच्चे में कौन से प्रकार के दांत नहीं आते? बच्चे का देखना, सबसे आगे दांत आएंगे, पीछे दांत आएंगे, ये वाला हिस्सा खाली रहता है क्योंकि ये किसका स्पेस है? ये प्रीमोलर्स का है, यहाँ पे प्रीमोलर्स होते हैं। तो बच्चे में प्रीमोलर एब्सेंट होता है, प्रीमोलर आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे 20 था। कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आए? 20। कितने 1 बार आए? 12 दांत। बच्चे में कौन सा नहीं होता? प्रीमोलर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन को समझने से पहले ये फोटो समझो। टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये इंसीजर्स हैं, देखो ये वाले दांत, ये इंसीजर्स हैं। जब आप स्माइल करते हो तो 4 ऊपर वाले जबड़े के ये और 4 नीचे वाले जबड़े के ये इंसीजर्स होते हैं। इसीलिए इंसीजर्स को स्माइली टीथ भी कहते हैं कि वो दांत जो स्माइल करने में सामने वाले को दिखते हैं। कितने? 8 हो गए। अब इंसीजर के बगल में ये वाला दांत बहुत नुकीला होता है, ये वाला, इधर का ये वाला, इधर का ये वाला, ये होते हैं कैनाइन। कैनाइन फॉर रदनक, ये वाले ये कैनाइन है, ठीक है। और फिर ये वाले होते हैं प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स हैं। और लास्ट में क्या आते हैं? मोलर्स आते हैं। तो सबसे आगे वाले दांत इंसीजर, सबसे लास्ट वाले मोलर। अब इसी से आगे क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? सुनिए जरा। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ ऑफ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो बच्चा 5 साल का है उसके निचले जबड़े में कितने दांत होंगे? अब ये बताओ टोटल कितने दांत आते हैं बच्चों को? 20। तो 10 निचले जबड़े में आएंगे, 10 ऊपर वाले जबड़े में आएंगे। अब ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़े का नाम क्या होता है? सुनिए जरा। ऊपर वाले जबड़े का नाम होता है मैक्सिब्यूलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिब्यूलर जो कहते हैं बच्चा, सेम नाम हिंदी में है, मैक्सिब्यूलर जबड़ा, ठीक है। और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको मैंडिब्यूलर कहते हैं। ये नाम कैसे पड़े? जबड़ों के अंदर जो हड्डी होती है, जिस हड्डी से क्या जुड़े हुए होते हैं? दांत। तो उन हड्डियों के नाम पे जबड़ों के नाम पड़े। ऊपर वाले जबड़े को क्या बोला आपने? मैक्सिब्यूलर। नीचे वाले को मैंडिब्यूलर जबड़ा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि मैक्सिब्यूलर कौन सा जबड़ा होता है, मैंडिब्यूलर कौन सा जबड़ा होता है। अब बच्चे में कितने आए? 20 आए। तो 10 ऊपर वाले में आएंगे मैक्सिब्यूलर में और 10 ही नीचे वाले में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले में ज्यादा आएंगे नीचे वाले में कम आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्वेश्चन ने पूछा था बच्चे में निचले जबड़े में कितने दांत होंगे? तो 10 होंगे बच्चा। अब 10 में क्या क्या होगा, कितना होगा बता सकते हो आप? 10 में टोटल कैनाइन जब 4 हैं तो नीचे वाले जबड़े में कितने हो जाएंगे? आप पहले इंसीजर से शुरू करो। इंसीजर नीचे वाले जबड़े में 2 होंगे क्योंकि टोटल 4 हैं। 4 को 2 से डिवाइड कर दो। कैनाइन टोटल 4 हैं तो बच्चा सॉरी इंसीजर 4 होंगे, ठीक है। और कैनाइन कितने होंगे? 2। और प्रीमोलर कितने होंगे? पीएम प्रीमोलर कितने होंगे? 4। तो 4 4 8 और 10, ऐसे ही 10 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, ठीक ऐसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टोटल टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जॉ। मनुष्य के जबड़े में कुल कितने दांत हैं? तो हम यहां पर बात करने वाले हैं परमानेंट टीथ की। स्थायी दांत, स्थायी दांत वो है जो अब टूटेंगे नहीं।
हाँ, जब तक आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हो, कोई से मुक्का नहीं खा रहे, तब तक नहीं टूटेंगे, है ना। 32 दांत टोटल कितने होते हैं? 32। लेकिन अब जरूरी नहीं है आप सब लोगों में 32 दांत हैं, किसी में 28 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 32 होंगे। ऐसा क्यों? 28 तो तुम सब लोगों में होंगे, मिनिमम 28 तो होंगे, अगर आपका दांत टूटा नहीं है ना, किसी से लड़ाई नहीं की है, किसी ने तोड़ा नहीं है आपका दांत, तब तो 28 तो आप में है ही है। अब बच्चों होता क्या है, आपको आते हैं विजडम टूथ। विजडम टूथ क्या होता है? विजडम टीथ लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, टूथ लिखोगे तो सिंगल। इसको बोलते हैं अकल की दांत। अकल की दांत आती है ना, अकल की दांत कब आती है? जनरली 20-22 साल के बाद आती है। इसको अकल की दांत क्यों कहते हैं? ऐसा मानते हैं कि 20 साल तक आप मैच्योर हो गए, आप में अकल आ गई है भैया। कुछ दांत आप में जब आए थे, जब आप में अकल नहीं थी, मतलब आप बच्चे थे तब आए थे आप में, लेकिन अब आप में अकल आ गई। अकल से कोई इस दांत का लेना देना नहीं है, बस इसका नाम पड़ता है विजडम टीथ, विजडम टूथ, ठीक है, अकल की दांत। इसका अकल से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये जो अकल की दांत होती है ना, इनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इनको क्या कहते हैं हम? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? अवशेषी अंग। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है बेटा। साइंस कहती है ऐसे ऑर्गन्स जो हैं लेकिन किसी काम की नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो कितने दांत होते हैं अवशेषी अंग में? अवशेषी अंग में आपके दांत होते हैं टोटल 4। तो ये क्या होते हैं? ये अकल की दांत होती है। 2-2 के सेट में आती है ना। जब आती है तो इंसान को बुखार रहता है, बहुत पेन होता है जबड़ों में, है ना, होगा ही ना भाई। जबड़े आपके मजबूत हो चुके हैं आपके 20-22 साल तक, अब उसके अंदर से इतना कठोर सा दांत निकल रहा है, दर्द होता है ना। दर्द होता है तो एक टैबलेट आती है कैट्रोल डीटी करके, वो खा लिया करो, दांतों की अच्छी दवाई होती है वो, ठीक है। तो बच्चा 2-2 के सेट में आते हैं, 2 एक बार आएंगे, 2 एक बार आएंगे, 4 आ जाएंगे टोटल। अगर आप में 4 आ गए हैं ये, तो आप में 32 दांत हैं। अगर आप में अभी 2 ही आए हैं तो आप में 30 हैं। अगर एक भी नहीं आया तो भाई साहब आप में अभी 28 ही दांत है, 28 ही दांत है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो, मेन आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। अरे ये बताओ, एग्जामिनर पूछ ले कितने अकल की दांत आती हैं? 4। कैसे? सेट में आती है 2 और 2। अब मैंने कहा 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अकल की दांत में जो दांत आते हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं। और लास्ट में कौन से दांत होते हैं? मोलर। तो एग्जामिनर ये पूछता है, एग्जामिनर क्या पूछता है? ये पूछता है बच्चा, क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है अकल की दांत, विजडम टूथ किस प्रकार के टूथ हैं? इंसीजर्स हैं, केनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं। तो कैसे याद रखोगे? सबसे लास्ट में आती है और लास्ट में क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं बच्चा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल टीथ आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ ऑफ ह्यूमन? अब बच्चा नहीं बोला है आपको, ह्यूमन बोला है। तो ह्यूमंस में कितने होने चाहिए निचले जबड़े में? जब दोनों में 32 है तो नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे? 16 होंगे। और नीचे वाले जबड़े का नाम क्या होगा? मैंडिब्यूलर जबड़ा। नीचे वाले जबड़े का क्या नाम है? मैंडिब्यूलर जबड़ा। क्यों नाम पड़ा मैंडिब्यूलर? ये हड्डी, ये टच करो, ये हड्डी है ना, इसको मैंडिबल कहते हैं, इसको मैंडिबल जो कहते हैं। तो इसी हड्डी से दांत लगे हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम मैंडिब्यूलर जबड़ा पड़ गया है। और कितने होंगे? जब दोनों में 32 है तो 16 होंगे। और अगर आपसे पूछ ले एक मैन का, या एक अडल्ट मैन या वुमेन कोई पूछ ले उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो आपको बता के आना है 21-23। 21-23 होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। इसको इंटू 2 कर दोगे तो बच्चा आपका यहां पर बन जाता है क्या? 32। तो या तो ऐसे लिखा हुआ आता है ऑप्शन में, या लिखा हुआ आता है 21-23, 21-23 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला 21-23, 21-23 होता है। किसका? अडल्ट का। जब आप में एक बार दांत आए, टूट गए, फिर नए आए, तो आपका जो डेंटल फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? वो बना है 21-23, 21-23, ठीक है। चलो अब आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो, छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है, बच्चे का दंत सूत्र क्या है, आप क्या बताओगे? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, मैं भी देखूं तुम लोगों ने कितनी थ्योरी पढ़ी है। चलो, हाँ, क्या होना चाहिए? शिवम ने सही बताया है, रितु ने सही बताया, पंकज गलत, सुनील सही आंसर है,
लवकुश ने सही बताया है, चंचल ने सही बताया है, अखिलेश गलत आंसर है। क्या होना चाहिए? अरे बच्चे का होता है 2102, 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू आपके 20, ऐसे होता है। जीरो लगाना है, जीरो का मतलब है प्रीमोलर नहीं है, अग्रचवर्णक नहीं है। जीरो अगर नहीं लगाया 212 कर दिया, गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना। चलो अगला कह रहा है विच टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन द जो ऑफ लिटिल चाइल्ड। छोटे बच्चे के जबड़े में कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखिए आज भी आ गया। तो बच्चे में कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? प्रीमोलर नहीं होते। प्रीमोलर जिसको हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं। और बच्चे में कैनाइन कितने होते हैं? 4। बच्चे में मोलर कितने होते हैं? 8। इंसिजर कितने होते हैं? आप बताओगे बच्चा, आपके 8। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग आंसर करोगे। सबसे पहले इंसान को कौन सा दांत आता है? बच्चे का देखें, सबसे पहले खरगोश के दांत, ये आगे वाले दांत आते हैं, है ना। तो बच्चा आगे वाले दांत कौन से होते हैं? इंसीजर। तो सबसे पहले इंसान को ये दांत आते हैं। और सबसे आखिर में क्या आते हैं? सबसे आखिर में अकल की दांत आती है। और अकल की दांत किस प्रकार की दांत है? मोलर है। तो ये सबसे लास्ट में आते हैं। लो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। हाँ, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय विच नेम द जॉइंट ऑफ टीथ इन जो इज नोन। क्या कह रहा है कि आपके जो जबड़ों के अंदर दांत लगे हुए हैं, धसे हुए हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? लो ऐसे इस तरीके से आपके दांत का एक सॉकेट है, हर एक दांत है ना एक सॉकेट में फिक्स है बच्चा। आप खुद देखिए, पहला सॉकेट है, दूसरा, तीसरा, ऐसे सॉकेट में फिक्स है। तो इस सॉकेट के अंदर आपका दांत धसा हुआ है ये, तो इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? कहते क्या है? तो इसको नाम दिया जाता है थीकोडोंट। हिंदी में देखो इसको कहा जाता है ग्रित दंती। ग्रित दंती का मतलब होता है गड्ढे के अंदर, ऐसे सॉकेट के अंदर धसे हुए दांत होते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है, उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता? कि हमारे दांत जबड़ों के अंदर जो सॉकेट बने हुए होते हैं उसमें धसे हुए होते हैं। इसी को हम थीकोडोंट कहते हैं, इसी को हम ग्रित दंती कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। छोटे बच्चे थे, दांत आए, टूट गए, फिर वापस नए आए। तो जिनको जीवन में 2 बार दांत आते हैं उनको डाइफायोडोंट कहते हैं। तो हमारे दांत का क्या कैरेक्टर है? हम लोगों के टीथ डाइफायोडोंट होते हैं। द्विबार दंती, 2 बार दांत आते हैं हमें, ठीक है। और हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? हमारे दांत अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। क्या आपको आपके सारे दांत एक जैसे दिखते हैं? नो मैम, है ना। हमारा कोई दांत चौड़ा है, कोई दांत लंबा है, कोई छोटा है, कोई नुकीला ज्यादा है ना, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है ना। तो बच्चा याद रखिएगा, जिनके दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, है ना, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके दांत एक जैसे होते हैं, उनको होमोडोंट कहते हैं। तो हमारे दांतों की 3 विशेषताएं हैं। हमारे दांत अलग अलग शेप साइज के यानी हेटेरोडोंट यानी कि विषम दंती। हमारे दांत गड्ढों के अंदर धसे हुए होते हैं, सॉकेट्स के अंदर, थीकोडोंट। और हमें 2 बार दांत आते हैं, इसलिए हमारे टीथ क्या हैं? डाइफायोडोंट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए भैया। चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है वेयर डज आवर माउथ ओपन। हमारा माउथ ओपन होता है तो किस कैविटी में होता है? जब आप आ करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब आप आ करते हो तो उसे बकल कैविटी कहते हैं। इसी को हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब फेरिंक्स क्या होता है बच्चा? फेरिंक्स क्या होता है, इस चीज को समझना। यहाँ पे इस तरीके से आपका ये माउथ वाला हिस्सा है और ये आपका नोज वाला, यहां से एयर आ रही है, नाक से आपका हवा आ रही है।
और हवा जिस पाइप में जाते हैं, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं, वायु नलिका कहते हैं। यहां से आपने खाना खाया, खाना जिस पाइप में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो इन दोनों के लिए ये वाला जो यहाँ वाला पार्ट होता है, ये पार्ट क्या है? कॉमन है। तो इसी कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। इसको ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ईसोफेगस क्या होता है बच्चा? फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इज नोन एज, अलग अलग शेप और साइज के जो टीथ्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम हेटेरोडोंट कहते हैं। और अगर एक ही जैसे टीथ होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे होमोडोंट कहेंगे, उसे होमोडोंट कहेंगे। अगर एक ही प्रकार के टीथ्स हैं किसी के अंदर तो उसे होमोडोंट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट द क्राउन ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ। टीथ का जो क्राउन वाला पार्ट होता है, बच्चा क्राउन कहाँ पहनते हैं? ऊपर। तो टीथ का अपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मैं आपको टीथ की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये आपके दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिखता है आपका दांत, दिख रहा है? इस हिस्से को कहते हैं क्राउन पार्ट। ये वाला, ये हिस्सा है, इसको क्राउन पार्ट कहते हैं या ऊपरी भाग कहते हैं। ये दांत का ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ये आपके जहां पर क्या होते हैं? गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसको दांत का जड़ों वाला भाग कहते हैं। इस जड़ों वाले भाग में क्या है? गम्स हैं। और यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पे आपके मसूड़े हैं। ठीक है, और मसूड़ों में क्या होता है? मांस होता है ना? इसीलिए कभी कभी आप तेज से ब्रश कर लेते हो तो मसूड़ा फट जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, वो रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और जिनकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो जाती है, खून बह जाता है ना? तो इस क्राउन वाले पार्ट को, क्राउन वाले पार्ट की ये सबसे आउटर वाली लेयर है, ये सबसे बाहरी परत है। इस बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, या हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है। तो हमारे दांत का क्राउन वाला भाग है, उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उस लेयर को हम इनामेल कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं। और बच्चा, इनामेल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट पार्ट का मतलब सबसे कठोर हिस्सा है, ये हमारे दांत का सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है। अब सुनो, यहीं पे ही ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, इनके बीच में ये जो एक कैविटी है, ये क्या है? ये गुहा बनी है, इसे पल्प कैविटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पल्प कैविटी कहाँ होती है? हिंदी में बोलते हैं लुगदी गुहा। हिंदी में क्या कहते हैं? लुगदी गुहा कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। और अब ध्यान से देखो आप बच्चों, इस पल्प कैविटी में क्या है? ये देखो ब्लड वेसल्स हैं, ये दिख रही है? ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड है, इनके अंदर खून है। और यहीं पे नर्व्स भी होती हैं, यहीं पे नर्व होती हैं जो सिग्नल आपके ब्रेन के पास लेके जाती हैं। और बच्चा, यहीं पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हमारे दांत को ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन किस में घुला हुआ होता है? ब्लड में घुला हुआ होता है। तो ग्लूकोज किस में घुला हुआ होता है? ब्लड में घुला हुआ होता है। तो हमारे दांत को ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है। तो पल्प कैविटी कहाँ होती है? दांत में होती है। कहाँ पे? क्राउन और रूट के बीच में जो कैविटी है उसमें। और पल्प कैविटी में क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, और क्या होते हैं उसके अंदर? ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। और जो क्या पहुंचाती हैं? जो ब्लड पहुंचाती हैं किसके पास? ऊपर वाले हिस्से के पास। आप सोचिए, अगर इस हिस्से के पास ऑक्सीजन नहीं आया, इस हिस्से के पास ग्लूकोज नहीं आया, तो दांत का ये हिस्सा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो गिर जाएगा दांत का ये हिस्सा, और आपका दांत गिर जाएगा अगर व्हाइट वाला पार्ट, तो कैसे लगोगे आप? खुद सोचिए कैसे लगोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप बताइए, बाय व्हाट द क्राउन ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ। क्राउन का जो टीथ का जो क्राउन वाला हिस्सा है वो किसका बना हुआ होता है? वो इनामेल का बना हुआ होता है, उसे कहते हैं डेंटिन वाला पार्ट। और डेंटिन का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, उसी को इनामेल, उसी को दंत वल्क कहते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, मैम इसको डेंटिन क्यों नहीं कहा? डेंटिन तो अपर वाले पार्ट को पूरे को कहते हैं, और वो कह रहा है क्राउन टीथ बना किससे है? बना किससे है? तो इनामेल सही आंसर होगा, दंत वल्क। और इनामेल हमारे दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, आपको पता है जब दांत में कीड़ा लग जाता है
है ना। तो दांत में क्या होता है, कीड़ा लगता है, तो आपका दांत ये ऊपर वाला ये दांत खच जाता है, ये खराब हो जाता है, यहाँ से धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाता है, उसका डिके शुरू हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आरसीटी करवा लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो। किसी का हुआ है इस क्लास में, इसमें पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं, 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं मिनिमम, और इसमें पेन भी होता है इंसान को। कैसे करते हैं वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट? ये जो है ना, यहां पर पहले तो इस हिस्से को सुन किया जाएगा, इसमें आपको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देंगे, जहां पर जिस दांत में प्रॉब्लम है उसमें इंजेक्शन लगाएंगे, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा, सूना हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया लगता है, इसके अंदर ऐसे निडल चुभ होते हैं, है ना, अगर किसी ने करवाया होगा तो निडल चुभ होके यहाँ पे अगर पस पड़ा है, यहाँ पे कोई जर्म्स हैं और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, उन सबको हटाते हैं, यहाँ से क्लीनिंग करते हैं। अब अगर आपका ये दांत इस स्टेज में है कि भैया इसके अंदर अमलगम भर दिया और ऊपर से कैप लगा दी और तो ठीक है ना। अगर ये दांत पूरा ही खराब हो गया तो इस हिस्से को पूरा क्लीन करके निकाल दिया जाता है। अगर किसी का हुआ है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा उसको। अब मैम आप क्यों बता रही हो? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या कि जब दांत की फिलिंग होती है, दांत के अंदर भराव होता है, तो वो किससे किया जाता है? वो अमलगम से किया जाता है। व्हाट इज अमलगम? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अमलगम क्या होता है? जब मरकरी को किसी अदर मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, जब पारा को किसी दूसरी धातु के साथ मिक्स कर देते हैं और एक मिश्रण बनाते हैं, उसी को अमलगम कहते हैं। और यहाँ पर वो फिलिंग होती है किससे? अमलगम से, और ऊपर कैप लगा दी जाती है। कभी कभी ये कैप निकल भी जाती है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आरसीटी करवाना, इसी को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द टीथ? टीथ में इनमें से कौन सी लेयर नहीं होती है? पल्प कैविटी की लेयर होती है, जी हाँ मैम, अभी बताया। इसको हिंदी में लुगदी गुहा कहा जाता है, ये तो होती है। डेंटिन, अपर वाले पूरे पार्ट को डेंटिन कहते हैं, उसकी बाहर वाली लेयर को एनामेल कहते हैं, होता है। क्राउन पार्ट आप जानते हैं, अपर वाले पार्ट को ही आप क्राउन पार्ट कहते हैं। तो क्या नहीं होता? म्यूकस, श्लेष्मा की कोई लेयर नहीं होती। ये म्यूकस लेयर कहां कहां होती है? आपके नाक में, इसलिए नाक से म्यूकस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये म्यूकस होता है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, इसलिए आपका सलाइवा चिपचिपा होता है। ये म्यूकस होता है आपके पेट में निकलता है म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस दांत वात में कहीं भी नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ टीथ, जो नर्व एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, वो दांत के किस हिस्से में होती हैं? अभी तो पढ़ाया, इस फोटो में अभी क्या बताया कि ये देखो, ये रेखा नर्व एंड ब्लड सप्लाई, खून की सप्लाई जो ब्लड वेसल्स करती हैं और जो नर्व्स होती हैं, वो ये रही। और इस हिस्से को क्या बोला हमने? पल्प कैविटी बोला। इस हिस्से को हमने पल्प कैविटी बोला। तो पल्प कैविटी हिस्से के अंदर क्या होते हैं? तो इसी के अंदर आपका ब्लड वेसल्स, यही हिस्सा है जो हमारे दांत को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पहुंचाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करते चलेंगे, है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूला करे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन पॉसेस? कौन से दांत मनुष्य के पास, किस प्रकार के दांत हैं? तो मैंने अभी 3 कैरेक्टर बताए थे हमारे दांतों के, है ना। कौन कौन से? हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं, हाँ जी मैम। हार्टेरोडोंट होते हैं, हाँ जी मैम, ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। हार्टेरोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है। थीकोडोंट है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो अब आपको इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अब कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा ये बताओ। हमारे सिर्फ टेम्परेरी टीथ थोड़ी होते हैं, टेम्परेरी तो कुछ टाइम के बाद टूट जाते हैं, परमानेंट आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बाइलेटरल, द्विपक्षीय, कि इसकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ये गलत है, ठीक है बच्चा। अब बचा हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, और थीकोडोंट, हार्टेरोडोंट। अब बच्चा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन, मनुष्य के प्रकार किस प्रकार के दांत होते हैं। तो आप ये दोनों ही ऑप्शन सही कर सकते थे, ए और सी दोनों ही तो सही है, ऑप्शन में क्या गलत है, ठीक है। तो यहां पर आप सही ऑप्शन, ज्यादा अच्छा ऑप्शन कोई चूज नहीं कर सकते थे। ये पूछा हुआ है, लैब असिस्टेंट का पेपर होता है ना, उससे पूछा हुआ है। एग्जामिनर ने हमने कौन सा क्वेश्चन सही माना होगा वो उसकी देखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ हेल्दी पर्सन कैन अराइजेस ड्यू टू स्ट्रेस एंड कंजप्शन ऑफ
स्पाइसी इन अनदर पर्सन। क्या कह रहा है कि जब कोई इंसान तनाव में होता है या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा लेता है, अरे किसी की शादी में गए, फ्री का खाना मिल गया, खूब सारा खा लिया, खूब सारा मसालेदार खाना खा लिया, तो क्या हो जाता है, आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, इंडाइजेशन, अपच हो जाती है, प्रॉपर खाना पचता नहीं है, और इसकी वजह से क्या, एसिडिटी हो जाती है। और जब एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो आपका पेट फूल जाता है, उसको ब्लोटिंग कहा जाता है, पेट फूल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मसाले वसाले वाला खाना खाते हो, या आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है। ओवर ईटिंग का मतलब है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपने खा लिया, उसी को ओवर ईट करना बोलते हैं। तो बच्चा, आपके पेट के अंदर एक एसिड होता है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl बहुत ज्यादा निकलता है, और बहुत ज्यादा HCl निकलेगा तो आपको जानते हैं HCl किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। पीएच वैल्यू कम हो जाएगा और आपके पेट में जलन और अपच, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। जॉइंडिस कब होता है? जॉइंडिस तो मैम लीवर खराब होता है तब जॉइंडिस कर देता है, बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, देखो डायरिया क्या होता है और वॉमिटिंग क्या होता है, दोनों बात सुनने की कोशिश करना। हमारा पूरा माउथ से लेकर ये पेट में, छोटी आंत में खाना जाता है, वो किस मूवमेंट से जाता है, पेरिस्टालसिस, ऐसे ऐसे जाता है खाना। तो जब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट फास्ट फास्ट होने लग जाता है बहुत ज्यादा, तो आपको डायरिया, डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना हो जाता है। वोमिटिंग कब होता है? जब ये पेरिस्टालसिस उल्टा होने लग जाता है, तो पेट का खाना ऐसे निकल के इसोफेगस से मुंह से आप उल्टी कर देते हो, उसे वोमिटिंग करना बोलते हैं, उसे उल्टी आना बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट। सलाइवरी अमाइलेज किसके अंदर नहीं होता? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम किस में होता है, ये सलाइवा में होता है, ये लार में होता है। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम होता है जो स्टार्च होती है उसका डाइजेशन करना। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल शर्करा है, इसको पचाना। अब बच्चों, जो स्टार्च खाता है उसी को तो पचाएगा ना, कौन? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अब आपसे पूछा ये किस में नहीं होता? हमारे सलाइवा में होता है, जी हाँ, हमारे माउथ में, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, जो हमारे घरों में गाय, भैंस, बकरी ये सब होते हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं, वो सब क्या खाते हैं? वो सब घास फूस खाते हैं। और घास फूस में ज्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, स्टार्च नहीं होता है। अरे आप अपने घर में क्या क्या रखते हो? भेड़ रखते होंगे, बकरी रखते होंगे, गाय रखते होंगे, भैंस रखते होंगे, है ना। तो ये जो हमारे घरों में जो पालतू पशु होते हैं ना, उनके अंदर क्या, स्टार्च नहीं पाया जाता है, वो स्टार्च वाला चीज खाते ही नहीं है। और जब स्टार्च वाली चीज खाते ही नहीं है इतनी ज्यादा, वो घास फूस खाते हैं, और घास फूस में तो कौन सी शर्करा ज्यादा होती है? सेल्यूलोज ज्यादा होती है। तो बच्चा, वो सेल्यूलोज को पचाते हैं, उन्हें स्टार्च को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सूअर होता है, सूअर के अंदर आप बताओगे बच्चा, आप बताओगे क्या यहां पर सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट? एब्सेंट पूछा है ना, हाँ। तो यहां पर आप क्या कहोगे? ह्यूमन सलाइवा में होगा और पिग सलाइवा में भी पाया जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है? लॉइन करना है। अब आप कहोगे मैम लॉइन क्यों करना है? भाई शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो मांस में क्या, किसकी कमी होगी? अगेन तो स्टार्च की कमी होती है यहां पर। एक सेकेंड, नहीं, लॉइन, लॉइन में तो होगा, लॉइन कार्निवोरस हो तो क्या, स्टार्च खाता है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट, एब्सेंट पूछा ना, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन होता गाय, भैंस, बकरी, तो वो सही होता, डी ऑप्शन सही होगा बच्चा, डी ऑप्शन। शेर में भी तो होता है, बिल्कुल होता है। सी नहीं होगा यार, तुम लोग फिर से समझो मेरी बात। जो स्टार्च खाते हैं उनको ही सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की जरूरत होती है। अब शेर तो मांस खाता है, तो मांस में तो स्टार्च होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। अब हम लोग भी तो खाते हैं, क्या स्टार्च वाली चीज खाते हैं, है ना, जैसे आलू खाया, मक्का खाया, इन सब में क्या है? स्टार्च है ज्यादा। तो हम लोग
शेर हो गया, मांस भी खाते हैं कुछ लोग, नॉन वेज होते हैं वो, तो हम सब में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। लेकिन गाय, भैंस, बकरी, इन सब में जो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उसमें नहीं होता है। और याद रखना सूअर में होता है, सूअर में होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर ये भी ऑप्शन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपसे एब्सेंट पूछा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। और आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, आप लिखोगे गाय, भैंस, बकरी में क्या नहीं होता, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम नहीं होता, ऐसे लिखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन। द थिन डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड। हमारे पेट के कौन कौन से हिस्सा है, और पेट का सबसे पतला और दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब सबसे दूर वाला हिस्सा कौन सा है पेट का? पेट किस आकार का होता है? जे आकार का, ऐसे जे आकार का पेट एग्जाम में आता है। हमारे किस अंग का आकार जे के जैसा होता है ना? तो जे फॉर जलेबी, जे फॉर जग, है ना? तो ये किसके आकार का होता है? पेट जे के आकार का होता है। अब पेट के हिस्से दिखा रही हूं मैं, ये आपका पेट का हिस्सा है। अब सबसे पतला हिस्सा आपको यही लग रहा होगा, और सबसे दूर वाला भी। आप देखो ना, ये नजदीक है, यहां से ऊपर से आपका फूड पाइप आता है, इसको भोजन नलिका कहते हैं, है ना? फूड पाइप से ऐसे फूड आ रहा है, और ये कहां? पेट के इस हिस्से में। फिर इस हिस्से में होता हुआ लास्ट में ये स्टमक का, पेट का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, दूर वाला। तो क्वेश्चन ने भी तो यही पूछा था, पेट का सबसे दूर वाला हिस्सा और सबसे पतला है, वो ये है बच्चा। ये पतला क्यों है? क्योंकि इसी हिस्से से आगे आपकी इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती हैं, छोटी आंतें यहीं से शुरू हो जाती हैं। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पाइलोरस पार्ट कहते हैं इसे पाइलोरस हिस्सा कहते हैं। पेट का वो हिस्सा जो पतला है और जो आगे चलकर छोटी आंत से कनेक्टेड होता है, उसी को हम पाइलोरस पार्ट कहते हैं। और यहां पर एक वाल्व होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। जब आप खाने में एयर ज्यादा खा जाते हो, एयर खाने का मतलब एयर ज्यादा चली गई, तो बच्चा इसी पाइलोरस वाल्व से जब एयर इधर चली जाती है तो आपको डकार आती है। आप बर्प करते हो, बर्पिंग करते हो, डकार लेते हो। तो पेट का जो फूड पाइप है उससे कनेक्टेड वाला हिस्सा कार्डिया है, और जो लास्ट वाला, देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, दूर वाला पतले वाला हिस्सा कौन सा है? तब आप आंसर क्या करते? वो बच्चा पाइलोरस है, पाइलोरस है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन की बात बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, चलो। मैम गाय को अगर आलू खिलाएं तो स्टार्च हो जाएगा क्या? एक दिन आलू खिला लोगे तो स्टार्च थोड़ी बन जाएगा, हैं? तुम कैसी बातें कर लेते हो, हैं? चलो आओ नेक्स्ट। द लार्ज, इसमें अगर एक दिन के लिए तुम लोगों को घास फूस खिलाऊं तो क्या तुम में सेलुलोज वाला एंजाइम बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, इसीलिए उसमें भी नहीं बनेगा एक दिन में। ठीक है, चलो आओ। द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन की बात नहीं हुई है। सबसे बड़ी, ओवरऑल सबसे बड़ी ग्लैंड, लीवर को आप ग्रंथि कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि लीवर क्या, ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। बिहेव करने का मतलब क्या है बच्चा? लीवर एक जूस बनाता है, और लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। तो रस बनाने वाले अंग को हम अंग के साथ क्या कहते हैं? ग्रंथि भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं। और लीवर कितना, अप्रोक्स 1.5 to 1.7 किलोग्राम का होता है। किलोग्राम। आज मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जबरदस्ती, कि हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है। तो वहां पे एक ऑप्शन था 1350 ग्राम, एक था 1350 किलोग्राम। तो 43% बच्चों ने 1350 किलोग्राम पे आंसर सही कर दिया। ढंग से देख लिया करो ऑप्शन को, नहीं तो फिर बाहर आके सर पकड़ के चिल्लाओगे कि भाई पेपर खराब हो गया। ठीक है, राइट? चलो, तो लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लीवर होगा। अब आपसे पूछ ले लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी है? थायराइड। थायराइड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, जो हार्मोन बनाती हैं, उनको कहते हैं हम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिनल टूथ टेक्स प्लेस। कह रहा है कि आपका दांत, मैं किस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दूं आप लोगों के लिए। दांत हमारे स्किन की कौन सी लेयर से निकलते हैं? हमारी त्वचा के किस हिस्से से दांत निकलते हैं? हमारी त्वचा के 3 लेयर होती हैं।
पढ़ा है आपने इतना? ये आपकी स्किन है कुछ इस तरीके से, इसकी 3 परत हैं। देखो ये सबसे बाहर वाली परत है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस लेयर ये है ना एपिडर्मिस। अच्छा ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। अब इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर की तरफ जो होती है उसको हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस कहते हैं, या उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। तो हमारी स्किन, हमारी त्वचा 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। 3 परत देख पा रहे होगे। सबसे बाहर जो आपको दिखती है स्किन, ये आपके बाल है, यहीं तो बाल उगते हैं, ये देखो ये बाल उग रखे हैं। तो बाल जिससे उगते हैं उस लेयर को आप एपिडर्मिस कहते हो, सबसे बाहर है। ये आउटर है, कभी कभी तो आउटर इनर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर जो बीच में होती है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? डर्मिस लेयर। और वो सबसे अंदर होती है इस वाले हिस्से को, इसको हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस कहते हैं। अब पूछ रहा था दांत कहाँ पे, दांत कहाँ पे हैं? तो दांत इस हिस्से में, इस हिस्से से, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? डर्मिस पार्ट कहते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था? डर्मिस पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो एंडोडर्मिस या एंडोडर्म्स सबसे अंदर वाली, ये इनर है, ये अंदर वाली है बच्चा, ठीक है। और ये कौन सी है? ये आउटर, ये बाहर वाली। और ये मिडल लेयर है, बीच वाली है। और बीच वाली से ही आपके क्या बनते हैं? दांत बनते हैं, दांतों के मसूड़े बनते हैं, है ना बच्चा। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट में एक जूस बनता है, उस जूस को आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में HCl नाम का एक एसिड होता है। इस एसिड को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो। ये एसिड क्या करता है? मैं आपको बहुत बार एक बात बता चुकी हूं, अगर नहीं सुनी है बात तो एक बार सुन लो। एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं करवाते हैं, अम्ल कभी भी पाचन नहीं करवा सकते हैं। डाइजेशन कौन करवाते हैं? एंजाइम्स करवाते हैं। एंजाइम्स का काम होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ करना, किसकी? फूड की, जो खाना खाया है उसका पाचन करना एंजाइम का काम होता है। तो होता क्या है, हमारे पेट में 2 एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम्स पहले से डीएक्टिवेट होते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब होता है वो काम करने लायक नहीं होते बेटा, वो पचाने लायक नहीं होते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए एक एसिड चाहिए होता है। कौन सा एसिड? HCl। तो HCl क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। HCl डाइजेशन नहीं करवाता है। बहुत सारे लोग उठपटांग पढ़ा के जाते हैं एसिड HCl पेट में डाइजेशन करवाता है। नो, HCl इज एसिड, वो डाइजेशन नहीं करवाता, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कैसी हेल्प? वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब कौन कौन से एंजाइम को करता है? तो ये रहा, पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिनोजन जैसे ही पेप्सिन में बदल जाता है तो अब ये पेप्सिन किसको डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन को पचाता है बच्चा। इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूं, पी से पेट, पेट में पेप्सिन, और पेप्सिन ने किसको पचाया? प्रोटीन को पचाया। तो HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, और जैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल गया, अब ये पेप्सिन प्रोटीन को उसके ऊपर अटैक करेगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा, उसको तोड़ देगा। इसलिए हम कहते हैं हमारे पेट में मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मैंने लास्ट क्लास और आज की क्लास में सारे टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। जितने भी प्रकार के भांति भांति प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैं ले आई हूं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में, कुछ मैंने खुद से क्लास में आपको क्वेश्चन बना बना के आपसे आंसर पूछ पूछ के करवा दिए, है ना। चलो मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, अनंत अंबानी। अरे भाई तुम सच में अनंत अंबानी तो नहीं हो? है अनंत अंबानी, तुम अपना नाम सही करो। अनंत अंबानी हमारी क्लास क्यों पढ़ेगा? हाँ, हम जैसे गरीबों की क्लास क्यों पढ़ेगा अनंत अंबानी? समझ रहे हो तुम? चलो मजे मत लो। वेयर आर सर्टन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? सहज जीवन संबंध। 2 अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं,
ठीक है, ये इसको फायदा, ये इसको फायदा दे रहा है। दो अलग अलग जातियों के जीव हैं और ये क्या एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। और मैं आपको बताऊं, हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सिक्कम, सिक्कम, सिक्किम मत कर देना, सिक्कम। इसी को कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ये जीवाणुओं का घर है, यहाँ पे बहुत सारे जीवाणु रहते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु जो भी पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया था उसको सड़ाने का, गलाने का काम करते हैं। हमारी आंत में रहते हैं, हमने इनको रहने को घर दे दिया, खाने को खाना दे दिया। क्या खाना खाते हैं, जो भी हमारे सड़ा गला सा होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पहुंचता है, उसको खा लेता है। अब कितना सा खा लेगा, बैक्टीरिया है भाई, ना के बराबर खा लेगा, है ना। हमने घर दे दिया, खाना दे दिया, इसका फायदा हो गया। अब ये हमें क्या फायदा देता है, तो ये बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के और विटामिन B12 दोनों बना सकते हैं। तो ये हमें बदले में विटामिन के, विटामिन B12 दिए और हमने इनको घर दिया, खाना दिया, दोनों का फायदा है ना। हाँ जी मैम। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहज जीवन संबंध कहते हैं। और ये बैक्टीरियाज कहाँ रहते हैं, बड़ी आंत में, याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस हिस्से में, सिक्कम और कोलोन दोनों में रहते हैं। सिक्कम में थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सिक्कम हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सेंट सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस आर। क्या कह रहा है, मनुष्य में अनुपस्थित सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो सलाइवरी ग्लैंड का टाइप नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड जो सलाइवा बनाती है, जो लार बनाती है। अब लार कहाँ बनता है, मुंह में बनता है, तो मुंह में ही तो होंगी सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने टाइप की, 3 टाइप की और 3 जोड़ी होती है, तो टोटल कितना, 6 हो गई। 2 ये, 2 ये, 2 ये। अब सुनो, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है, पैरोटिड लारीय ग्रंथि कहाँ होती है, कान के पास। ये इंसान ऐसे मुंह कर रखा है तो आपको यही दिखेगा ना, इधर वाला नहीं दिखेगा ना, तो इधर भी है। ठीक है, तो 2 पैरोटिड होती है, ये कान के पास होती है। 2 होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहाँ पे, जीभ के नीचे यहाँ। और 2 होती है सब मैंडिब्यूलर, अभी पढ़ाया, नीचे वाले जबड़े को मैंडिब्यूलर कहते हैं, तो इस जबड़े में यहाँ पे होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है जो कान के पास होती है। तब कौन सी नहीं थी, ये तो होती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड तो होती है, सब मैंडिबुलर भी होती है, सबलिंगुअल भी होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड किसी भी टाइप का सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, नहीं है। चलो, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टूथ दैट क्या प्रोट्रूडर्स, मसूड़े के बाहर, अच्छा, जो मसूड़े के बाहर दांत निकला हुआ है उसको आप क्या कहते हो, मसूड़े के बाहर निकले हुए हिस्से को आप क्या कहते हो, ये वाला हिस्सा अभी तो पढ़ाया। ये मत सोचना मसूड़े के बाहर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। नीचे वाला हिस्सा गम्स होते, मसूड़े होते हैं। ठीक है, क्राउन पार्ट में क्या होता है, डेंटिन। ये क्या है, ये डेंटिन पार्ट है। और इसी डेंटिन की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती, तो बच्चा डेंटिन की बाहर वाली लेयर पूछी होती तो इनामेल आंसर होता, तब आपका इनामेल आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द सेल्स दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ सिक्रीट होता है, हमारे पेट में। अब पेट में कौन सी ग्रंथि बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट में कौन सी ग्लैंड बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है, जठर ग्रंथियां बनाती हैं। अब कह रहा है जठर ग्रंथियों में कौन सी सेल्स हैं जो HCl बनाती हैं, तो बच्चों जरा ध्यान से सुन लेना, HCl जो बनाती हैं उनको ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। थोड़ा सा ऑक्जेंटिक सेल्स की स्पेलिंग गलत है, लेकिन हिंदी में आप सही बता सकते थे। ऑक्जेंटिक की कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो HCl बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। म्यूकस सेल्स, चिपचिपा पदार्थ म्यूकस बनाती हैं। टफर सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, लीवर में होती हैं, है ना। चलो
अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट कंट्रोल्स इंटेस्टाइनल जूस। हमारी आंत से, हमारी छोटी आंत से भी एक जूस बनता है, एक रस बनता है, उसी रस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उसी को आंतीय रस कहते हैं। और आप जानते हैं आंतीय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? नहीं जानते तो लिखिए, आंतीय रस में पहला एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सुक्रेज। जिस भी शब्द के आखिर में एज लगा हुआ होता है वो एंजाइम होता है। दूसरा होता है माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। और तीसरा होता है लैक्टेज। बच्चों ये एंजाइम किसके अंदर होते हैं? ये तीनों एंजाइम छोटी आंत से निकलने वाले रस में, इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेस्टाइनल जूस को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? कौन से हार्मोन से जो बताएंगे इतना ही बनाना है आंतों का रस, इतना बन गया तो अब रोक देना है। तो बच्चों इसमें दो हार्मोन्स का योगदान होता है, एंटेरोक्राइनिन और दूसरा एंटेरोगेस्ट्रोन। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारी आंत ने कितना रस बनाया है, कितने रस की जरूरत है हमारे आंत से। और आंतों से निकलने वाले रस में सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज नाम के एंजाइम्स होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स प्रेजेंट इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसको लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं, किसमें होती हैं? पेनक्रियाज में। अरे अग्नाशय के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, क्योंकि लैंगरहैंस ने खोज की थी इसकी। तो पूछ रहे अल्फा, देखो अल्फा होती है, बीटा होती है, डेल्टा होती है। सुनिए ध्यान से, अल्फा नेक्स्ट बीटा नेक्स्ट डेल्टा सेल। तो बीटा बनाती है हमेशा इंसुलिन नाम का हार्मोन, और अल्फा कौन सा बनाती है? आपसे ये पूछा है। अब बता दो अल्फा कौन सा बनाती है? अल्फा बनाती है अल्फा ही पूछा है ना बच्चा? हाँ, अल्फा बनाती है ग्लूकागोन हार्मोन। तो यहां पर आपका सही आंसर होता बी वाला ऑप्शन। अच्छा इंसुलिन पूछते तो क्या लिखते हम? बीटा सेल्स। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अग्नाशय में किस प्रकार की कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन बनता है? बीटा सेल से। ग्लूकागोन हार्मोन कौन से प्रकार की कोशिकाओं से? अल्फा कोशिकाओं से। थोड़ा और पढ़ना है, डेल्टा टाइप की सेल से कौन सा बनता है? तो डेल्टा टाइप की सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं आपका कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो के नीचे आप सभी लोग कमेंट में टाइप करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं, 2019 में आपका बैच पढ़ा था। बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके क्या क्या बताओगे? सुनो, मिल्क में, दूध में, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। मिल्क में कौन सी शुगर होती है? मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? ठीक है, मिल्क में कौन सी, आपसे पूछ ले, विटामिन होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, विटामिन कौन सी होती है? और मिल्क को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, और मिल्क में कौन कौन से मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं? मिनरल्स का मतलब खनिज तत्व है। ये सारे क्वेश्चंस आपको हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के नीचे मुझे दोगे। ठीक है, मैम आरआरबी टेक्नीशियन का पक्का 8 वीक का क्या कह रहे हो आप स्वाधीन? किस बैच में हैं आप, पहले मुझे ये बताएंगे। 24 क्लास बाकी है सब। किस बैच में बेटा आप? कौन से बैच में पढ़ रहे हैं आप? चलिए फिर, कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कल मिलेंगे हम इसी टाइमिंग पे, सेम टाइमिंग पे हम कल मिलेंगे आपसे।
कल से आपके जीएस का क्लास, देखो आपका मैथ्स का हो रहा है, रीजनिंग का हो रहा है, साइंस का हो रहा है, जीएस का क्लास। आप लोग फिजिक्स और जीएस की डिमांड कर रहे थे, वो भी इसी वीक में सबके लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किसी ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पे वीडियोस है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों।